वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं नैनो स्टूडेंट सर। मूवी की शुरुआत में हमें 2020 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम सुबू को देखते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ने वाला एक सीधा साधा लड़का है। मगर सुबू को आईफोन बहुत पसंद होता है, जैसे हर किसी को होता है। उसका सिर्फ एक ही सपना है कि कुछ भी करके उसको अपनी जिंदगी में एक आईफोन लेना है। सुबू जब सुबह उठता है तो उसको टीवी के जरिए पता चलता है कि आईफोन का नया 12 सीरीज लॉन्च हो गया है। इसको देखते ही वो तुरंत मोबाइल शॉप में पहुंचता है, जहाँ सभी सुबू को अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि अक्सर सुबह वहां आकर आईफोन को देखता रहता है। यहाँ फिर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं कि तेरा बस का कहाँ है आईफोन खरीदना। सुबह अपने दुकानदार को हड़का देता है कि क्या आप अपने कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। दुकानदार भी कह देता है कि अरे तुम कस्टमर कहाँ हो, तुम तो बस आईफोन का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ जाते हो। इस बात का जवाब देते हुए सुबह उससे कहता है कि तुम देख लेना, मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर आईफोन लेकर चले भी जाऊंगा। दरअसल सुबह कुछ सालों से पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है, जिसके पैसों को वो सेव करके आईफोन के लिए इकट्ठा कर रहा है। यहाँ उसके मम्मी पापा भी कह देते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे लिए फोन इतना जरूरी है तो हम तुम्हें लेकर दे देते हैं। लेकिन सुबह कहता है कि नहीं, मैं इसको अपने दम पर लेना चाहता हूँ। आपके पैसों से लिया तो जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर है वो खत्म हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी वजह से उधार लें। अब सुबह बीते दिनों के साथ साथ कई तरह के छोटे छोटे काम करके आईफोन खरीदने जितने पैसे इकट्ठा कर ही लेता है। इसको लेने के लिए जब वो दुकान में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पैसों की गड्डी कहीं गिर गई है। ये देखकर बेचारा बड़ा उदास होता है कि इतनी मेहनत से कमाए पैसे अचानक कहाँ गिर गए। हालांकि तभी वहां पर उसकी माँ आती है, जो उसको बाकी के पैसे दे देती है, जिन्हें सुबह ने घर से निकलते वक्त वहीं पर गिरा दिया था। अब आईफोन पाकर सुबह काफी खुश होता है, यहाँ तक कि वो उस आईफोन को अपने छोटे भाई की जगह मानता है। साथ ही वो उसको एक नाम भी देता है। अब वो जहाँ भी उस आईफोन को लेकर जाता, उससे बातें करते हुए अलग अलग जगह की वीडियो भी बनाता। इस तरह जब सुबह अपने फोन को लेकर अपने यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज में जाता है, तभी अचानक से वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त उसके फोन को जोर का झटका लगता है, जिससे वो हवा में चला जाता है और उसे हवा में देखकर सुबह आखिर अपने फोन को गिरने से बचा लेता है। लेकिन हमें पता चलता है कि असल में कॉलेज के दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो गई थी, जहां दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को काफी बुरी तरह से मार रहे होते हैं, और इन सब के बीच सुबह अपने फोन को बचाने में लगा हुआ होता है, जिस कारण उसको काफी चोटें भी आती है। और इस लड़ाई को देखकर वहां पुलिस भी आ जाती है, जो कि सुबह समेत बाकी सभी को पकड़ कर लेके जाती है। यहाँ सुबह कई बार कहता है कि मैं इनमें शामिल नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। साथ ही पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सुबह समेत सभी लोगों के फोन उनसे ले जाते हैं। इनके साथ यहाँ पर एंट्री होती है कमिश्नर की, जो कि आते ही सभी को समझाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हो तो पढ़ाई ही करो। यहाँ दोनों स्टूडेंट ग्रुप के लीडर्स नायक और किशन एक दूसरे की गलतियां गिनने में लग जाते हैं, जिस पर कमिश्नर उन्हें डांट देता है कि तुम चुप करो और तुम दोनों रोज पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी लगाओगे। और इस पूरे समय सुबह अपने फोन की फिक्र में परेशान रहता है। साथ ही कमिश्नर के जाने के बाद सर्कल इंस्पेक्टर महेंद्र वहाँ की लेडी ऑफिसर से कहता है कि सभी को छोड़ दो और इनके फोन इन्हें कल देना। लेकिन सुबह बिना अपना फोन लिए तो जाना नहीं चाहता, इसलिए वो उस लेडी ऑफिसर से बात करके अपने फोन को ले जाने की परमिशन मांग रहा होता है, जो कि हार कर उसको ले जाने के लिए बोल ही देती है। मगर जब सुबह सभी फोन्स में अपने फोन को ढूंढने लगता है तो उसको कहीं भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि किसी पुलिस वाले ने उसका फोन देखकर चुरा लिया होगा। अब वो इस बारे में जाकर उस पुलिस वाली को बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि मुझे आपके पुलिस स्टेशन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे फोन को किसी खाकी वर्दी वाले ने ही चुराया होगा। इस बात से लेडी ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो सुबह को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन सुबह से कहता है कि जब तक मेरा फोन नहीं मिल जाता तब तक तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। इस पर वो ऑफिसर सुबह को डंडा दिखाती है, जिसको देखते ही बेचारा सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर इंतजार करने लग जाता है। इसके बाद शाम को जब वहाँ पर सर्कल इंस्पेक्टर महेंद्र आता है तो सुबह अपनी रिक्वेस्ट लेकर उनके पास जाता है। इस बात को सुनकर महेंद्र उनसे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम अब सीधा कमिश्नर के पास जाओ। और फिर उसकी बात को मानते हुए अगले दिन सुबह कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ वो एक पुलिस वाले से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर वो पुलिस वाला सुबह से एक एप्लीकेशन लिखवाने के लिए कहता है। अब क्योंकि इसे कमिश्नर तक पहुंचाने में तो समय लग जाएगा, इसलिए सुबह उस पुलिस वाले को थोड़ा सा घूस देकर कमिश्नर से मिलवाने के लिए कह देता है, जिस पर वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम बाहर इंतजार करो, मैं मौका देकर तुम्हारी बात उन तक पहुंचाता हूं। अब उम्मीद के मुताबिक काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो पुलिस वाला कमिश्नर से कुछ भी नहीं कहता। इसलिए ये देखकर सुबह सबके सामने कमिश्नर को वहां आता देख उनके पास दौड़कर जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ सभी सुबह को कमिश्नर के लिए खतरा मानकर उस पर गन तान देते हैं। ये देखकर तो सुबह दंग रह जाता है और वो सभी को बताता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसको देखकर कमिश्नर सभी को हथियार नीचे करने के लिए कहता है और सुबह को बात करने के लिए अंदर बुलाता है। यहाँ सुबह सारी बात कमिश्नर से बता देता है। ये सुनकर कमिश्नर सबसे पहले महेंद्र को फोन लगाता है। फिर वो एक ऑफिसर से कहता है कि इसे रिकवरी किए हुए आईफोन में से एक फोन दे दो। अब ये सुनते ही सुबह किसी दूसरे आईफोन को ले जाने से मना कर देता है। तो कमिश्नर बोलता है कि तुम्हें आईफोन चाहिए तो मैं तो तुम्हें दे रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारा आईफोन है या नहीं। लेकिन सुबह अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एक
फोन नहीं बल्कि मेरे भाई जैसा था। अगर किसी का बच्चा खो जाता है तो क्या आप उस आदमी को दूसरा अनाथ बच्चा लेकर दे देते हैं क्या? यहाँ कमिश्नर गुस्सा होकर सुबु को इस बात के लिए बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा फोन मिल भी गया तो मैं उसे अपने हाथों से तोड़ दूंगा। बेचारा सुबु को वहां से खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। अब ये बात वो अपने दोस्त विवेक को बताता है और कहता है कि यार मुझे अब दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। दरअसल सुबु के ही कॉलेज में कमिश्नर की बेटी श्रुति भी पढ़ती है, इसलिए सुबु प्लान बनाता है कि वो श्रुति से अच्छी दोस्ती बनाएगा, फिर उसकी हेल्प से वो कमिश्नर से अपना फोन वापस लेगा। लेकिन श्रुति से दोस्ती करना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि उसका मूड आजकल कुछ खराब रहता है। वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती। असल में श्रुति टिकटॉक पर अपनी वीडियोस बनाती थी जहां पर उसके काफी ज्यादा फॉलोवर्स थे, लेकिन जैसे टिकटॉक बैन हो गया तो उसकी सारी मेहनत झटके में खत्म हो गई। इसलिए वो तब से बहुत गुस्से में रहती है, साथ ही उसे मोबाइल फोन से सख्त नफरत हो गई है। इसी के साथ हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि कॉलेज की अटेंडेंस रजिस्टर का एक पेज फाड़ कर लेके जाता है और उसको एक आदमी को ला कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस रजिस्टर में स्टूडेंट्स की साइन की कॉपी बनाई जा रही है। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस राज को तो आगे पता करेंगे। इधर सुबह श्रुति से दोस्ती करने में लग जाता है। वो श्रुति से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। साथ ही जब उसको ये पता चलता है कि श्रुति एक ऐसी सर्विस भी चला रही है जिसके जरिए वेस्ट किए जाने वाले खाने को वो इकट्ठा करके गरीबों का पेट भरती है, तो ये बात सुनकर सुबह को काफी अच्छा लगता है। श्रुति ने पूरे शहर में ऐसे फूड बैंक्स खोले हुए हैं जिनसे कई भूखे और गरीब लोगों का रोज पेट भरता है। अब इस बारे में जानते ही सुबह श्रुति के इस काम में मदद करने लग जाता है, जिस वजह से दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और श्रुति सुबह को मन ही मन पसंद भी करने लग जाती है। इसी बीच सुबह फिर से उस पुलिस वाले को कॉल करता है जिसने सुबह से कमिश्नर ऑफिस में पैसे लिए थे। वो सुबह से अपना पीछा छुड़वाने के लिए उससे बोल देता है कि कमिश्नर तुम्हारे फोन को अपने घर लेके गए हैं, वो उन्हीं के पास है। अब ये बात सुनकर सुबह सीधा कमिश्नर की गैर मौजूदगी में श्रुति से मिलने के बहाने उसके घर जाता है जहाँ उसके साथ विवेक भी होता है। श्रुति खुशी खुशी दोनों को अपने घर पर अंदर बुलाती है, पर जैसे ही वो अपने पापा यानी कि कमिश्नर के कमरे को देखने जाती है तो सुबह से कॉफी लाने के लिए कहता है ताकि वो कमिश्नर के कमरे में अपना मोबाइल ढूंढ सके। यहाँ विवेक बाहर नजर रख रहा होता है कि कहीं कोई आ जाए तो मैं उसको बता दूंगा। इधर कमरे की तलाशी लेते वक्त सुबह को अपना फोन तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ उसे कमिश्नर की पर्सनल गन मिल जाती है जिसको वो बड़े ही मजे से देख रहा होता है। तभी विवेक श्रुति को आते ही देखकर चिल्ला पड़ता है और उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर श्रुति कॉफी अपने कपड़े के ऊपर गिरा देती है, जिसे जब वो साफ करने जाती है तो सुबह उसको देख रहा होता है। यहाँ सुबह भी श्रुति के प्यार में आखिर गिर ही जाता है, मतलब कि उससे भी प्यार हो गया है। अब ये बात वो श्रुति को बताना चाहता है लेकिन चाह कर भी नहीं बता पाएगा। दूसरी तरफ हम किशन को देखते हैं जो अपने लोगों को नायक को मारने के लिए पैसे बांट रहा होता है। साथ ही वो कह रहा होता है कि आज हमें नायक को अच्छा सबक सिखाना है। लेकिन वहां पर अर्जुन नाम का एक लड़का अपने फोन के जरिए ये बात नायक को लीक कर रहा होता है, जिसे किशन पकड़ लेता है। मगर अर्जुन असल में किशन की ही तरह है और ये किशन का ही प्लान है ताकि वो नायक को फंसा सके। यहाँ किशन अर्जुन से कहता है कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी के एक लड़के को वहां भेज दो जहाँ नायक पूरी तैयारी के साथ बैठा होगा। वो लोग उस लड़के को मार देंगे तो इस इल्जाम में कमिश्नर उस नायक को अरेस्ट कर लेगा। इससे होगा ये कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब ये लोग बलि का बकरा बनाने के लिए सुबह को ही चुनते हैं, जिसे किशन का एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हें कोई कैंटीन की तरफ बुला रहा है। साथ ही वो सुबह के कंधे पर अपनी पार्टी का एक कपड़ा भी डाल देता है ताकि उसको देखकर नायक ये समझे कि सुबह उसको मारने के लिए आ रहा है। सुबह को वहां देखकर नायक और उसके लोग उसका गला घोंट कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर कमिश्नर आ जाता है और सुबह को जान से बचा लेता है। अब इस घटना की वजह से कमिश्नर नायक और किशन दोनों को आखिरी वार्निंग देता है और कहता है कि अगर तुम सुधरे नहीं तो तुम पर मैं ऐसा केस बनाऊंगा कि कभी बाहर नहीं आ पाओगे। इधर सुबह को भी कमिश्नर ने डांट दिया होता है तो उसे लगता है कि कमिश्नर मुझसे जलता है और वो मेरा फोन मुझे कभी वापस नहीं देगा, इसलिए वो एक और प्लान बनाता है जिसके लिए वो सीधा श्रुति से जाकर मिलता है और उसको बताता है कि कल मेरा बर्थडे है। ये बात सुनकर श्रुति उससे पूछती है कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। सुबह कहता है कि मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दे पाओगे, लेकिन श्रुति कहती है यार बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे दूंगी। अब इस बात पर सुबह उसके कान में कुछ कह देता है जो सुनकर श्रुति हैरान हो जाती है। फिर वो सुबह से कहती है कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। अब ये बात सुनकर सुबह बड़ा ही खुश हो जाता है और श्रुति से कहता है कि तुम आज 12 बजे मुझसे मिलने आओगी मेरा गिफ्ट लेके, ओके। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर किशन और नायक के लोग एक शांत जगह पर मिलते हैं। दरअसल उन दोनों का दुश्मन अब कमिश्नर है, इसलिए दोनों ग्रुप के लोग मिलकर कमिश्नर को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाते हैं। जब कमिश्नर अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो लोग मुंह ढककर कमिश्नर पे पथराव करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचकर कमिश्नर किसी तरह वहां से निकल जाता है। फिर वो श्रुति को कॉल करके बताता है कि
बेटा मुझे आने में देर हो जाएगी। ये बात सुनकर श्रुति खुश हो जाती है क्योंकि उसको सुबह से मिलने जाना होता है। फिर वो सुबह के लिए केक और जो उसने मांगा उसका वो गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है। ये देखकर सुबह काफी खुश होता है। यहाँ श्रुति सुबह को अपने दिल की बात बता देती है। तो इसी बीच इधर कमिश्नर उस एरिया के सीसीटीवी को चेक करता है। पुलिस अब उन सभी लोगों को उठाना शुरू कर देती है जो भी इनमें शामिल थे। वहीं इसी और सुबह ने अपने दोस्तों को पार्टी दी होती है जहाँ किशन और अर्जुन भी होते हैं। अब किशन को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वो वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन बाद में पकड़ा जाता है। यहाँ सुबह बातों ही बातों में विवेक और अर्जुन से अपनी और श्रुति के रिश्ते के बारे में बता देता है। इधर पुलिस स्टेशन में उन सभी की पुलिस काफी धुलाई कर रही होती है जिन्होंने भी कमिश्नर पर हमला किया था। अब अगली सुबह जैसे ही सुबह सोकर उठता है वैसे ही वो विवेक के फोन से कमिश्नर को कॉल लगाकर कहता है कि मेरे पास आपकी गन है, जिसे अगर आप वापस चाहते हैं तो मुझे मेरा फोन दे दीजिए। अब ये सुनकर कमिश्नर उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरी गन कैसे आई, जिसके जवाब में हमें दिखाया जाता है कि सुबह ने श्रुति से उस दिन कहा था कि मुझे तुम्हारे पापा की गन चाहिए एक दिन के लिए, क्योंकि मुझे एक फोटो शूट करवाना है। इसलिए श्रुति ने बिना कुछ पूछे वो काम कर दिया। मतलब कि ये सब कुछ सुबह ने कमिश्नर से अपना फोन वापस लेने के लिए किया था। अब कमिश्नर यहाँ सुबह को न्यूज ऑन करने के लिए कहता है जिसमें खबर चल रही होती है कि पिछली रात कमिश्नर ने नायक का एनकाउंटर कर दिया। दरअसल नायक की बॉडी से जो बुलेट मिली वो कमिश्नर की गन से चली थी। इसका मतलब है कि उसे कमिश्नर नहीं मारा। अब क्योंकि गन तो सुबह के पास है तो पूरा शक उसी पे जाएगा, लेकिन सुबह ने तो कुछ भी नहीं किया होता। वो ये बात कमिश्नर से भी कहता है, लेकिन कमिश्नर का कहना होता है हर खूनी पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है। अब क्योंकि सुबह फंस चुका था इसलिए वो अर्जुन को ये सब कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर अर्जुन उसकी मदद नहीं करता। इधर कमिश्नर भी महेंद्र से सुबह के इस नंबर को ट्रेस करवाने के लिए बोल देता है। अब सुबह श्रुति को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो उसकी गन वापस कर सके, लेकिन यहाँ कमिश्नर उनकी ये बात सुन लेता है। साथ ही वो महेंद्र को उसे अरेस्ट करने के लिए भेजता है। यहाँ ताज्जुब की बात तो ये होती है कि ये खबर भी मीडिया में लीक हो जाती है कि कमिश्नर की बेटी और सुबह का चक्कर चल रहा है, जिसकी मदद से गन लेकर सुबह ने नायक को ठिकाने लगा दिया। अब ये खबरें कौन लीक कर रहा है इसका तो पता नहीं चलता, लेकिन कमिश्नर पर ऊपर से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। इधर महेंद्र और पुलिस वालों को देखकर सुबह श्रुति को वो गन नहीं देता और मौका मिलते ही वहां से भाग खड़ा होता है, जिसके पीछे पुलिस लग जाती है, जिनसे भागते हुए सुबह की टक्कर एक आदमी से हो जाती है जिसके पास आईफोन है। तो इस टक्कर की वजह से गन और आईफोन दोनों हवा में उछल जाते हैं। अब क्योंकि आईफोन सुबह का पहला प्यार है तो वो इस सिचुएशन में गन को छोड़कर आईफोन को गिरने से बचाता है। फिर वो उस आदमी को आईफोन वापस करता है, मगर जब ये सब कुछ हो रहा होता है तभी अचानक से एक आदमी उस गन की जगह दूसरी गन रख देता है, जिसे जैसे ही सुबह उठाता है तो वैसे ही महेंद्र हवा में गोली चला देता है, जिसे देखकर सुबह गन को वहीं छोड़कर भाग खड़ा होता है। अब क्योंकि सुबह ने उस गन को छू लिया है तो उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाते हैं, जिससे सुबह और भी मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन जब सुबह और श्रुति उस गन को टीवी में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये गन असल में कमिश्नर की वो गन है ही नहीं जो श्रुति ने सुबह को दी थी। श्रुति ने उसे कमिश्नर की पर्सनल गन दी थी और जो गन पुलिस को मिली है वो कमिश्नर की सर्विस गन है। इसका साफ मतलब दोनों समझ जाते हैं कि कोई तो है जो इन सब में सुबह को फंसाना चाहता है। इधर मीडिया कमिश्नर से उनकी बेटी के बारे में उल्टे सीधे सवाल कर रही होती है, जिसमें वो कहते हैं कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अब सुबह को पकड़ने के लिए लगातार ऊपर से दबाव बढ़ता जा रहा होता है, जिस दौरान हमें श्रुति को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा से बताती है कि मैंने सुबह को आपकी पर्सनल गन दी थी, ना कि आपकी सर्विस गन। साथ ही श्रुति कमिश्नर से अपने और सुबह के रिश्ते के बारे में बता देती है। अपनी बेटी की बातों का जवाब देते हुए कमिश्नर उससे कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है, अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता है तो उसे चुपचाप सरेंडर करने के लिए बोल दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। हालांकि कमिश्नर जब कमरे में जाकर अपनी पर्सनल गन को ढूंढता है तो उसे वो उसी जगह पर मिलती है, जिससे श्रुति समेत वो भी हैरान हो जाता है। इधर दिखाते हैं तो डीजीपी सीएम से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि नायक की मौत की वजह से स्टूडेंट्स काफी हंगामा कर रहे होते हैं, जिन्हें शांत करवाने के लिए ये फैसला लिया जाता है कि सुबह को एनकाउंटर में मार देना चाहिए, तभी ये सब कुछ शांत होगा। अब क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है तो उसे कमिश्नर टाल नहीं सकता। इसी दौरान वहाँ सुबह भी आ जाता है, जो जाने से पहले कमिश्नर से इजाजत लेकर श्रुति से बात करने के लिए जाता है, जहाँ वो श्रुति को बता देता है कि वो गन मैंने तुमसे इसीलिए मांगी थी ताकि उसकी मदद से मैं अपना फोन ले सकूं, लेकिन फिर ये सब कुछ हो गया। श्रुति कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब इसके बाद सुबह को महेंद्र हथकड़ी लगाकर अपने साथ एक सुनसान जगह पे लेके जाता है, जहाँ वो सुबह से कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से दूर निकल जाओ और फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। दरअसल यहाँ महेंद्र सुबह का एनकाउंटर करने वाला था, जो बात सुबह समझ चुका था। वो महेंद्र से पूछता है कि इतना दूर काफी है या फिर मैं और दूर जाऊं। सुबह कहता है कि मैं एक फॉरेंसिक स्टूडेंट हूँ, आपकी और मेरी हाइट के हिसाब से आप मुझे 14 कदम दूर जाने के बाद ही गोली मार सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये लगेगा नहीं कि मैं भाग रहा था और आपको ह्यूमन राइट्स को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच सुबह यहाँ महेंद्र के हाथ में लात मारकर उसकी गन छीन लेता है। फिर वो महेंद्र
महेंद्र को हथकड़ी लगाने के बाद उसे कुछ दूर पर छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन सुबह को पता चलता है कि उसके अकाउंट में किसी ने 1,70,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे ये चीज साफ हो जाती है कि सुबू ने ही नायक को मारा है। पुलिस हर जगह सुबू को ही खोज रही होती है। इसी दौरान सुबू छिपकर अपने पापा से मिलता है, जिनसे वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया पापा, जिसकी इस बात पर उसके पापा का पूरा विश्वास होता है। इसलिए वो इस बैंक वाले मैटर को सॉल्व करने के लिए सुबू को उस बैंक के सॉफ्टवेयर डेवलपर किशोर के पास जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि ये अकाउंट तो सुबू का है ही नहीं, बल्कि ये उसके नाम से खुला है। साथ ही इस बैंक में सुबू कभी गया ही नहीं। अपने पापा की बात को सुनकर सुबू तुरंत किशोर के घर पहुंच जाता है, जो कि सिर्फ इसलिए सुबू की मदद करने के लिए राजी होता है क्योंकि सुबू के पापा ने ही उसको ये नौकरी दिलवाई थी। सुबू की डिटेल निकालने के बाद इन्हें वो नंबर मिलता है जिससे ये अकाउंट लिंक है, पर मिलाने पर वो नहीं लगता। सुबू को ये भी पता चलता है कि ये पैसे किसी सत्यनारायण के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए हैं, जो कि 9 साल पहले मर चुका है। बैंक के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सत्यनारायण सुबू के दादाजी हैं, लेकिन सुबू बताता है कि मेरे दादाजी का नाम सत्यनारायण नहीं था, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स पर सुबू के साइन होते हैं। इसलिए सुबू किशोर से ये पता करने के लिए कहता है कि इस अकाउंट पर रेफरेंस की जगह किसका साइन है। यहाँ से उसे किसी विकास नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, जिसके एड्रेस पर सुबू तुरंत पहुंचकर उसको मारता है और फिर सवाल करता है, जिस पर विकास उसे बताता है कि अंसारी नाम का एक आदमी उसे हर एक अकाउंट की रेफरेंस के तौर पर साइन करने के लिए 2,000 रुपए देता है। अब अंसारी के एड्रेस को लेकर सुबू तुरंत उसके घर पहुंचता है, जहां सुबू को काफी चेक बुक्स और आधार कार्ड्स वगैरह दिखाई देते हैं। वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है कि तभी अंसारी वहां आकर सुबू को मारने लग जाता है, जिसके जवाब में सुबू भी उसको काफी मारता है। तभी सुबू को ढेर सारे मोबाइल फोन्स मिल जाते हैं, जिनके नंबर्स अलग अलग इसी तरह के अकाउंट से लिंक होते हैं। ये देखकर अंसारी वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसको सुबू छोड़ता नहीं, पर तभी पुलिस के आने की वजह से सुबू को वहां से छिपना पड़ता है और अंसारी भाग निकलता है। फिर सुबू उन फोन्स को लेकर किशोर के पास पहुंचता है और एक बार फिर से बैंक के सर्वर में उसे लॉग इन करने के लिए कहता है, क्योंकि इन फोन्स में वो नंबर भी है जिसके जरिए सुबू का अकाउंट खुलवाया गया था। सुबू एक एक करके सभी फोन्स के मैसेजेस, उनका अकाउंट नंबर डालकर उनकी डिटेल्स देखने लग जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि इसके जरिए जिनके भी अकाउंट्स खोले गए हैं वो सब सुबू के कॉलेज के ही स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कुछ को तो सुबू जानता है और कुछ को नहीं जानता। यहाँ किशोर सुबू से बताता है कि इन सभी को जिस भी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वो सभी अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं। दरअसल अनक्लेम्ड अकाउंट्स वो बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनमें कोई नॉमिनी नहीं होता, जिस कारण जो भी पैसे इनमें पड़े हुए होते हैं उनका अगर 10 सालों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो इसमें जो भी पैसे मौजूद होते हैं उसे आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये लोग इन्हीं अनक्लेम्ड अकाउंट्स के जरिए जिसका भी ये अकाउंट है उसके सरनेम से मिलते जुलते स्टूडेंट का डाटा और आधार कार्ड्स वगैरह चुराकर उसे एडिट करके उस अनक्लेम्ड अकाउंट्स के नॉमिनी के तौर पर फेक अकाउंट खुलवा देते हैं, जिससे लिंक फोन नंबर भी इनके पास हो जाता है। फिर जब पैसा नॉमिनी के अकाउंट में आते हैं तो ये लोग उस पैसे को निकाल देते हैं और इन सब में हो ना हो बैंक का मैनेजर मिला हुआ हो, क्योंकि ऐसा व्हाइट कॉलर स्कैम उसके बिना हो नहीं सकता। यहाँ में समझ में आ जाता है कि वो कॉलेज के रजिस्टर का पेज क्यों निकाला गया था, ताकि उसमें से सभी स्टूडेंट्स के सिग्नेचर्स मिल सकें, और ये लोग स्टूडेंट्स को इसीलिए चुनते थे क्योंकि इतना बड़ा डाटाबेस इन्हें कॉलेज में ही मिल सकता था। यहाँ सुबू ने एक बहुत ही बड़ा स्कैम पकड़ लिया है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि आखिर नायक को किसने मारा और उसे इन सब में क्यों फंसाया जा रहा है। ये सारी बातें सुबू श्रुति से शेयर करता है, जो कि सुबू से बताती है कि मैंने अपने घर का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसमें मैंने देखा कि हैदर नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने पापा की पर्सनल गन को वहां रखा, मतलब कि उसी ने दोनों गन्स की अदला बदली की थी। अब क्योंकि इनकी बातें कमिश्नर भी सुन रहा होता है तो वो पुलिस को हैदर के घर भेजता है, जिसका पता लगाकर सुबू उनसे पहले ही वहां पहुंच जाता है, जहां उसे हैदर और अंसारी की लाश मिलती है जिन्हें किसी ने मार दिया है। इसी बीच वहां पर पुलिस पहुंचती है, जिस कारण सुबू को वहां से निकलना पड़ता है। सुबू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या, इसलिए वो अपना एक आखिरी दांव चलाता है। वो उन सभी लोगों को बैंक से पैसे निकालने के लिए भेज देता है जिनके भी नाम पर उस अकाउंट से नॉमिनी अकाउंट खुलवाए गए हैं। वो सभी लोग पैसा निकाल कर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मैनेजर चाह कर भी रोक नहीं सकता। दरअसल सुबह को उम्मीद होती है कि उसके इस कदम से इसके पीछे जो भी है वो कुछ करेगा और पकड़ा जाएगा, इसलिए सुबह खुद वहां बैंक मैनेजर से जाकर मिलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे सामने आने की वजह से वो लोग भी अपने बिल से जरूर बाहर निकलेंगे। इसके बाद सुबह सीधा उस बैंक मैनेजर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो मैनेजर से पूछता है कि इसके पीछे कौन है। जवाब में मैनेजर उल्टा उसी को सुनाने लग जाता है, जिस कारण वो उसे काफी मारता भी है। तो मैनेजर उसे धक्का देकर वहां से भाग खड़ा होता है। अब सुबह बाइक से उसका पीछा करने लग जाता है कि तभी अचानक से एक बड़ा ट्रक आकर सुबह की बाइक को जोर की टक्कर मारता है, जिससे सुबह को काफी चोट आती है। अब जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने किशन और अर्जुन को देखता है, जिन दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया था और उन्होंने ही नायक, हैदर और अंसारी को मारा था।
था। फिर जब ये लोग सुबु को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आकर इन्हें घेर लेती है, जिसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये सुबु को पकड़ने आए हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर महेंद्र सुबु को कुछ नहीं करता, बल्कि किशन और अर्जुन को जोर का थप्पड़ लगाता है और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। क्योंकि जब ये दोनों अपनी काली करतूतों के बारे में सुबु को बता रहे थे तभी सुबु ने पुलिस को कॉल कर दिया और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। दोनों को जब थाने लाया जाता है तो वो बताते हैं कि ये सब हमने बैंक मैनेजर और हैदर के साथ मिलकर किया, क्योंकि बैंक मैनेजर किशन का ही कोई रिश्तेदार था, इसलिए वो सभी मिलकर ये स्कैम कर रहे थे, जिस बारे में नायक को पता चल गया और वो इसमें से 50% का हिस्सा मांग रहा था। साथ ही उसने किशन से ये भी कहा कि अगर एक हफ्ते में तुमने फैसला नहीं किया तो मैं तुम्हारी काली करतूत को दुनिया के सामने लेकर आ जाऊंगा। इसलिए जब इन लोगों ने कमिश्नर पर हमला किया तो कमिश्नर की सर्विस गन उसकी गाड़ी से अर्जुन ने निकाल ली, जिससे उन्होंने नायक को ठिकाने लगा दिया। और इससे होता यह है कि नायक भी मर जाता है और उसका एनकाउंटर करने के इल्जाम में कमिश्नर को भी सजा मिल जाती है। पर जब अर्जुन ने अगले दिन सुबु को कमिश्नर से बात करके सुना कि उसके पास कमिश्नर की गन है तो सुबु की वजह से वो लोग फंस सकते थे, क्योंकि सुबु उनके साथ ही रहता था। इसलिए उन्होंने अंसारी की मदद से सुबु की गन बदल ली और फिर सुबु वाली गन को हैदर ने जाकर कमिश्नर के घर में वापस रख दिया। बाकी फिर उन्होंने सुबु को फंसाने के लिए हैदर और अंसारी को भी रास्ते से हटा दिया, मगर फिर भी सुबु सब कुछ पता लगाने में कामयाब हो गया। अब सुबु इतने बड़े स्कैम का पर्दाफाश कर दिया होता है तो कमिश्नर मीडिया के सामने सुबु को तकलीफ देने के लिए माफी मांगता है। साथ ही अब तक सुबु का आईफोन वाला नशा नहीं उतरा होता है, जो कि पुलिस स्टेशन में ही एक रैक के नीचे पड़ा हुआ है, जिसे पुलिस वाले उसको लौटा देते हैं। लेकिन उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती है, जिसे सुबु घर लाकर चार्ज पे लगा देता है। तभी बैंक से कुछ लोग इस स्कैम को सामने लाने के लिए सुबु को 30 लाख का चेक देने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर उसके मम्मी पापा बहुत ही खुश होते हैं। पर सुबु अपने फोन को लेकर बड़ा उदास होता है। तभी अचानक से उसका फोन होता है ऑन, मतलब कि सुबु का आईफोन बिल्कुल ठीक है, जिसे वापस पाकर वो काफी खुश होता है। साथ ही श्रुति भी टिकटॉकर्स की तरह इंस्टा रील्स पर शिफ्ट हो गई है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।